parameters of orthorhombic unit cell. A is equal to 50 picometers, B is equal to 100 picometers, and C is equal to 150 picometers. हमें निकालना है that D spacing between 1, 2, 3 plan is. So what is the formula for calculating D spacing? तो हमारे पास DHKL का whole square. This is the D spacing formula. ऑर्थोरॉम्बिक का मतलब A is not equal to B, which is not equal to C. तो हमारे पास फार्मूला इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. What are these HKL? These are the planets 1, 2, 3. So h is 1, k is 2, l is 3. So I can substitute the values over here. 1 divided by a हमारा है 50, 1 divided by 50 स्क्वायर. तो b क्या हमारा है 100. k के लिए हमारा प्लान का वैल्यू 2 है, सो 2 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर प्लस c हमारा यहाँ पे 3 है, सो 3 डिवाइड बाय 150 का स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दिस वी विल गेट 1 डिवाइड बाय 50 into 50 is equal to 2500. सो यहाँ पे भी स्क्वायर है, दिस इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, isn't it? Plus 2 2s are 4 divided by 100 into 100 is equal to 10,000. Plus 3 3s are 9 divided by 150 into 150. So what is 150 into 150 equal to? 150 into 150 is equal to 15 15s are 225, 22,500. 22,500. इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 4 1s are 4, 4 2500s are 9 1s are 9, 9 2500s are. So we can further solve it. We'll get 1 divided by 2500 plus 1 divided by 2500 plus 1 divided by 2500. इसको मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे लेके सॉल्व करूंगा. तो सी यहाँ से क्या हमें मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाई डी एच के एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 3 डिवाइडेड बाई 2500. इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम रेसिप्रोकल इसका लेंगे, डी एच के एल हमें निकालना है. डी एच के एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 3. Therefore DHKL जो है that will be equal to root of 2500 divided by 3. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. 2500 is equal to 50 स्क्वायर, रूट ऑफ 50 स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 3 is equal to 1.732. तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा that is 50 divided by 1.732 and this will be approximately equal to 28.88. अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है, इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है इसको ऐड 1 करते हैं. सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 29. So our correct answer is 29. 29 is the correct answer for this question. Now let us take second question. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आया है. ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं. तो देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके लिए डेल एच गिवन है 90.2. ये सेकंड इक्वेशन है, इसके लिए डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 23.2. और हमें इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच नॉट निकालना है. तो जिस इक्वेशन के लिए निकालना होगा उस इक्वेशन की तरफ ध्यान देना होता है. तो मतलब क्या? देखो इस इक्वेशन में हमारा NO प्रोडक्ट की साइड है, बट जिस इक्वेशन का निकालना है उसमें NO रिएक्टेंट की साइड है. इसका मतलब ये है कि इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है इसको फ्लिप करना है. अगर आप इक्वेशन को फ्लिप करते हो तो साइन चेंज होता है डेल्टा एच का, इजंट इट? तो इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे मतलब हमारे पास क्या आएगा? NO गैस, इट विल गिव मी 1/2 ऑफ N2 गैस प्लस इट विल गिव मी 1/2 ऑफ O2 गैस, isn't it? मैंने इस इक्वेशन को फ्लिप किया तो मेरे पास जो डेल्टा एच का वैल्यू था that will come out to be minus 92.2 किलो जूल्स पर मोल. सेकंड इक्वेशन में हमारा NO2 प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पे भी NO2 प्रोडक्ट साइड है. तो देखो अगर ये इस इक्वेशन को हम एज सच रखेंगे फिर तो यहाँ पे 1/2 N2 प्लस हमारे पास O2 गैस है and it gives me NO2. रिजल्ट मुझे क्या आना चाहिए? मेरे पास रिजल्ट जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये आनी चाहिए. तो इसके लिए जो डेल एच मेरा है दैट इज 33.2 किलो जूल्स पर मोल. अब देखो इन दो इक्वेशन से हमें बनाना है रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है. तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाफ मोल है, तो यहाँ पे हाफ मोल रहेगा. तो मेरे पास रिजल्टेंट जो आएगा दैट इज NO गैस plus 1/2 of O2 gas, it gives me NO2.
isn't it? तो देखो NO gas plus 1/2 of oxygen gas gives me NO2। तो ये कैसे है? जब मैंने इन दो इक्वेशंस को ऐड किया तो मतलब इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से 2 0 आएगा, एंड 10 से अगर हम 3 काटेंगे तो 7 आएगा, 9 से 3 काटेंगे तो कितना, यहाँ पे 8 रहेगा, 8 से 3 काटेंगे तो कितना रहेगा 5। तो माइनस का साइन है यहाँ पे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, -57.0 किलो जूल्स पर मोल। So what is the correct answer? Correct answer is -57.0 kilojoules per mole. So this is the correct answer. Let's move to the next question. इस क्वेश्चन की बात करेंगे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, हमें बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन है। तो देखो एसिडिक नेचर निकालने के लिए हमें पहले इनकी कंजुगेट बेस बनाना है। तो व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच गिव्स H+ आयन। तो यहाँ से हम ये हमारे पास P जो है, यहाँ से हम पहले H+ आयन को निकालेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे इसको सॉल्व, या मैं अगेन इसको लिखूंगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से एक प्रोटॉन को निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। अगर नेगेटिव चार्ज आएगी मतलब ये वाला कंपाउंड जो है, दिस P कंपाउंड। तो P कंपाउंड को अगर देखेंगे, नाउ इन दिस केस देयर इज, दिस इज साइक्लिक, दिस इज प्लेनर, और यहाँ पे कंजुगेशन भी आ गई, इट ओबेज हकल रूल। सो P बन गया एरोमेटिक, मतलब P आपका बन गया एरोमेटिक। मतलब क्या है कि अगर P प्रोटॉन को लॉस करेगा तब ये एरोमेटिक बनेगा। इसलिए P will tend to lose proton so that it will become aromatic। मतलब P एसिडिक होगा ज्यादा, it will give proton so that after losing proton ये एरोमेटिक बनता है। अब यहाँ पे आते हैं, चलो यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे हम प्रोटॉन निकालेंगे, अगर यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे, ये कंपाउंड क्या है, इस कंपाउंड से हमें क्या मिलेगा? अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे सो विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नाउ यू कैन सी दिस कंपाउंड बिकम्स एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल, तो यहाँ से आपका प्रोटॉन नहीं जाएगा। मतलब ये जो है दिस इज वेरी लेस बेसिक, दिस इज वेरी लेस एसिडिक इन नेचर। ये बहुत कम एसिडिक है, ये प्रोटॉन नहीं देगा, बिकॉज ये स्टेबल से अनस्टेबल बनता है, नॉन एरोमेटिक से ये बनता है एंटी एरोमेटिक, इजंट इट? तो मतलब ये हमारा लेस एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है कंपेयर टू P, ये मोर एसिडिक है। अगर इन दोनों की बात करेंगे सो P इज मोर एसिडिक देन Q। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन निकालूंगा तो यहाँ पे आएगी नेगेटिव चार्ज, और अगर यहाँ से प्रोटॉन निकालूंगा तो यहाँ पे आएगी नेगेटिव चार्ज। लेट अस रिलेट नाउ R एंड S। R एंड S को रिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो दिस इज अ कैच इन द क्वेश्चन, ये हमारे पास कैच था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। क्या ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है? तो यहाँ पे कौन सी डिलोकलाइजेशन हो सकती है? देखो हमारे पास ये जो सल्फर है, सल्फर के केस में हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल जो हमारे पास सल्फर है, इनका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दैट इज जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फॉर डिलोकलाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फॉर डिलोकलाइजेशन इन दिस वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है फॉर डिलोकलाइजेशन, वो अंदर की साइड लाई करता है, अंदर की साइड लाई करता है। मतलब यहाँ पे कंजुगेशन के लिए जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास पाई स्टार ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, दे आर लॉक्ड इनसाइड दिस। मतलब यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगा, अगर कंजुगेशन होगा वो स्टेबल कंजुगेशन नहीं होगा। इसलिए क्या हम कहेंगे कि यहाँ से प्रोटॉन अगर निकलेगा तो उसमें कंजुगेशन इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब आर विल बी लेस एसिडिक, प्रोटॉन नहीं निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ की बात करेंगे, अगर यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर यहाँ से हम प्रोटॉन निकालेंगे, व्हाट वी विल गेट ओवर हियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज विल बी इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड विद दिस कार्बोनिल, एंड इट विल बी इन कंजुगेशन विद दिस कार्बोनिल। मतलब यहाँ का अगर आप प्रोटॉन निकालोगे, दैट विल लेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स एनाइन। जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, इजंट इट? तो बस हम यहाँ से अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं कि S जो है that is more acidic than R। तो कहाँ S more acidic than R है? यहाँ पे नहीं है, R is more acidic, this is wrong। तो S more acidic than R, so this is wrong। S more acidic than R in this case, S more acidic than R in this case। अब देखो P more acidic than Q,
P more acidic than Q in this case, P more acidic than Q in this case. अब कंपैरिजन इन दोनों में है, यहाँ पे एरोमेटिक बनता है लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलती है। जहाँ पे एरोमेटिसिटी आती है वहां जहाँ पे आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन एरोमेटिसिटी आएगी, दैट इज द मोस्ट एसिडिक, सो P विल बी मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाय S, उसके बाद आपका R आएगा, उसके बाद Q आएगा। So according to my opinion, the correct answer for this question should be this, P greater than S, पहले P आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद R आएगा एंड उसके बाद this एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। So this may be the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। So this is bit a theoretical question. Configuration of the chiral molecule can be changed by, अगर हमारे पास कोई chiral molecule है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा chiral center है और यहाँ पे कोई chiral molecule है, लेट अस से ये डैशड पे हमारा हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन और अबो द प्लेन मेरा कोई हेलोजन है और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल कोई Br है और यहाँ पे मेरा कोई मिथाइल ग्रुप है, ये मेरा कायरल मॉलिक्यूल है। तो इस कायरल पूछा गया है द कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरल सेंटर, ये जो कायरल सेंटर है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसी चेंज होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, सिग्मा बॉन्ड को रोटेशन करने से तो नहीं होगी ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल Br इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो Br का बॉन्ड पहले ब्रेक करना है, उसके बाद लेट अस से कि फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपाउंड है मेरे पास, लेट अस टेक दिस कंपाउंड, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C and this is D. Let us say this compound is R, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। अगर मुझे R से S बनाना है तो मुझे क्या करना है, इस कायरल सेंटर पे किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है सो दैट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। सो कायरल सेंटर पे अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एट अ कायरल सेंटर एंड रिफॉर्मिंग, पहले बॉन्ड को ब्रेक करना है कायरल सेंटर पे, उसके बाद उसको रिफॉर्म करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अगर आप लोग हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो कलाइडन से पढ़ लिया करो। कलाइडन इज वेरी गुड when when it comes to ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया बुक है कलाइडन। तो हेटेरोसाइक्लिक आप कलाइडन से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बताना है सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो पहली बात है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज इन कंजुगेशन, कंजुगेशन में है तो ये अवेलेबल नहीं है। फॉर डोनेशन इट इज नॉट अवेलेबल, इफ इट इज नॉट अवेलेबल देयरफॉर ये लीस्ट बेसिक बनेगा, ये लीस्ट बेसिक है। वाई? बिकॉज ये एरोमेटिक है। नंबर सेकंड ये इंडोल है, यहाँ का भी लोन पेयर आपको अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट्स आल्सो इन कंजुगेशन, सो दिस इज आल्सो लेस बेसिक। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में एक रूल है कि ये जो हमारे पास इंडोल टाइप होते हैं दीज आर लेस बेसिक देन दोज ऑफ दिस, सो कंपाउंड फर्स्ट इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ कंपाउंड सेकंड। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एटम जो है, नाइट्रोजन एटम अगर हमारा नाइट्रोजन एटम अगर ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे इसका बेसिक कैरेक्टर लेस होता है कंपेयर टू दिस। सो ये इंपॉर्टेंट है, दीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग pKa वैल्यूज। तो अगर आप कलाइडन पढ़ोगे वहां पे आप इनका pKa वैल्यू मैच करके निकाल सकते हो बेसिक ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे N डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड मतलब यहाँ पे डिग्री अगर हम निकालेंगे, एमाइनस में डिग्री कैसे निकालता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट नाइट्रोजन फॉर्म्स विद कार्बन। तो यहाँ पे एमाइन की डिग्री क्या है, यहाँ पे दो बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ से एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ से मतलब दिस इज 3 डिग्री अमाइन, यहाँ पे दो बॉन्ड्स बनाता है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन आर मोर बेसिक, मतलब फोर्थ इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ थर्ड। तो देखो कहाँ पे फोर्थ इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ थर्ड, तो देखो फोर्थ इज मोर बेसिक एंड फर्स्ट इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ सेकंड। अब इन सब में से सबसे, अरे यार, फर्स्ट इज, हाँ फर्स्ट इज लेस बेसिक। देखिए ये जो हमारे पास, हाँ इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं इन दोनों में हमारा इंडोल लेस बेसिक होता है कंपेयर टू दिस। तो देखिए बट इन दीज टू केसेस दीज आर लीस्ट बेसिक, क्यों? बिकॉज इनमें एरोमेटिसिटी आती है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? फोर्थ वन, उसके बाद थर्ड वन, उसके बाद फर्स्ट वन, उसके बाद सेकंड वन, इजंट इट? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which of the following does not show pure microwave absorption spectrum? So this is a very easy question that has been asked from microwave spectroscopy. Microwave spectroscopy के लिए एक रूल है, change in dipole moment of a molecule. तो यहाँ पे अगर देखेंगे change in dipole moment it should not be equal to 0, तब जाके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम आता है, माइक्रोवेव एक्टिव होता है. मॉलिक्यूल इज माइक्रोवेव एक्टिव if there is no change, if there is change in the dipole moment. तो देखो इस मॉलिक्यूल में change in dipole moment है, इसमें भी है, इसमें भी है. यहाँ पे आपका N2 मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जो कोई भी होगा, that does not show pure rotational spectrum. बट अगर हम बात करेंगे कि रमन स्पेक्ट्रम ये शो करेगा, तो वहां पे सिलेक्शन रूल्स चेंज होते हैं, isn't it? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तो this question has been asked from absorption frequencies of different functional groups. इस क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहोगे तो एक बुक आती है, इसका नाम है क्रैबट्री. क्रैबट्री की बुक आपको मिलेगी, अगर आप मार्केट से लाओगे इट विल कॉस्ट 5000, लेकिन इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट पे. तो बहुत बढ़िया बुक है. जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आती है तो कैप ट्री से डायरेक्ट सीएसआईआर नेट में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं. तो इस चीज को क्रैप ट्री ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप इसको वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो. तो लेट अस ट्राई टू मैच दिस. तो एसीटोन का जो भी हमारे कीटोन्स होते हैं, अगर हम कीटोन की बात करेंगे, कीटोन्स का होता है near about, this should be 1715. Let me check it again. हाँ, ये 1715 है. I wrongly written it. This should be 1715. तो ये हमारा यहाँ पे 1715. अगर आप कीटोन्स का देखोगे, it lies between 1715 and there are plus minus 15 in every case. जो भी केस पे डिस्कस करूंगा plus minus 15 करना है, तो मतलब आपका P4 के साथ मैच करेगा. उसके बाद अगर हम बात करेंगे एसिटाइल क्लोराइड की, एसिड हैलाइड्स की, अगर हम एसिड हैलाइड्स की बात करेंगे तो इनका होता है 1800 प्लस माइनस 15. 1800 प्लस माइनस 15 मतलब आपका एस मैच करेगा विद 1, एस मैच करेगा विद 1. तो उसके बाद हमारा एस्टमाइड होता है, इथाइल एसिटेट होता है, मतलब एसिटेट्स होते हैं, एसिटेट होता है, मतलब ईस्टर्स होते हैं. तो ईस्टर्स का क्या होता है, अगर हम ईस्टर्स की बात करेंगे, ईस्टर्स का क्या होता है, लेट मी सी द आंसर. ईस्टर्स का क्या होता है, इट लाइज विद इन द रेंज ऑफ 1740 प्लस माइनस 15. तो मतलब 1730 प्लस माइनस 15, मतलब ईस्टर्स का हमारा 3 आएगा, मतलब क्यू का आएगा 3, और उसके बाद आर एस्टमाइड, इनका आता है, एमाइड्स का आता है 1660. देयर इज रीजन, इसके लिए रीजन होता है, बिकॉज एमाइड्स के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास NH2 ग्रुप होता है, ये NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इजंट इट? एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्रैब ट्री पे आप देख सकते हो. तो हमारे पास जो आर है दैट्स इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा. Let us take next question. Hydroxychloroquine queen is. So this question is from अल्कोलॉइड केमिस्ट्री से आया है ये क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इज, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो होता है इट इज यूज्ड टू ट्रीट मॉस्किटो बाइट, दैट्स इट इज एंटी malarial drug. It's anti malarial drug. So this is anti malarial drug. So option number 1 is the correct option. So these are certain questions which I have described, which I tried to solve today. So if you really love these videos, please share, subscribe the channel with your loved ones. So next video जब मैं अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा कि CSIR नेट और गेट के लिए आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स फॉलो करनी है. जैसे हमारे पास क्रैब ट्री होता है, क्रैब ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. जैसे हमारे पास BD गुप्ता होता है ऑर्गेनोमेटालिक की, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं. जैसे हमारे पास विलियम कैरोथर्स होती है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन यू विल गेट 20 to 24 questions from William Carothers. You will get 10 to 14 questions from this collider. You will get 20 to 25 questions from organometallic by BD Gupta. डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आता है BD गुप्ता से. BD गुप्ता के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं. सिमिलरली अगर आप
डिफरेंट चैप्टर्स को डिफरेंट बुक से पढ़ना चाहते हो तो आई कैन गिव यू अ सजेशन ओवर दैट. लेट मी नो if you if you want suggestion from myself. Thank you.